हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सैम्पलिंग एंड इट्स टेक्निक्स। सैम्पलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी जो टेक्निक्स है वो रिपीटेडली पूछी हुई जाती है पेपर में। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम आज का इंडेक्स देख लेते हैं जो आज हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ सेंसर, then meaning of sampling, then a compare between census and sampling, then we do various type of sampling techniques, and lastly we will discuss the advantages and limitation of these techniques. सबसे पहले बात करते हैं सेंसस सर्वे की। देखिए, जब भी हमें कोई रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो सबसे पहले हमें जो जरूरत होती है वो होती है डाटा की। तो डाटा को कलेक्ट करने के हमारे दो वेज हैं, एक सेंसस सर्वे और दूसरा सैम्पलिंग सर्वे। सेंसस सर्वे एक ऐसा मेथड है डाटा कलेक्शन का जिसमें हम सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है और मुझे उन 100 के ऊपर कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है तो एज एन रिसर्चर मैं सब 100 स्टूडेंट्स को अप्रोच करूंगी और उनसे उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगी। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट हम लीव नहीं करेंगे। इसका एडवांटेज यही है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो काफी एक्यूरेट होती है और उससे निकलने वाले रिजल्ट्स काफी हद तक रिलायबल होते हैं, क्योंकि हमने किसी भी यूनिट को लीव नहीं किया है। दूसरी बात जो है इसमें कि सैम्पलिंग एरर एब्सेंट होती है। सैम्पलिंग एरर आर द डेविएशन ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स विद द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। जब हम एक पार्ट को पढ़ के पूरे पॉपुलेशन पे उसको जनरलाइज करते हैं तो चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होते हैं, बट जब हम सेंसस मेथड कंडक्ट कर रहे हैं तो सैम्पलिंग एरर्स हमारी एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट, इट इज सुटेबल फॉर द हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। अगर हम ऐसी पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं जो डिफरेंट क्वालिटीज परस्यू करती है तो सेंसस मेथड हमारा बहुत ज्यादा एसेंशियल मेथड है। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं हमारा पॉपुलेशन सर्वे का। हर 10 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, पॉपुलेशन सर्वे करती है। क्यों? क्योंकि हर एक फैमिली का स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स है, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है। तो इस वजह से सेंसस मेथड सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज इसके यही है, टाइम एंड कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और अगर आपका एरिया ऑफ स्टडी लिमिटेड है तभी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। The next method is sampling method. सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि हम एक पार्ट को स्टडी करते हैं पूरी पॉपुलेशन की जगह। मीन्स इट इज अ मेथड इन विच ओनली अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज टू बी स्टडीड। ये मेथड हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नेचर की है, यानी कि सेम क्वालिटी परस्यू कर रही है। अगर हम थोड़े से मेंबर्स के भी नेचर को स्टडी कर ले तो हम बाकी के पॉपुलेशन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की ओपिनियन जानने हैं तो ओपिनियन जानने के लिए हर एक बच्चे के पास तो जाया नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं हम एक सैंपल निकाल लेते हैं 100 to 200 स्टूडेंट्स का और उनसे उनकी ओपिनियन पूछ लेते हैं। जो वो 100 या 200 बच्चे फेस कर रहे होंगे सिचुएशन, जो वो एक्सपीरियंस फेस कर रहे होंगे, वही बाकी के मेंबर्स भी कर रहे होंगे। तो ये मेथड तब सुटेबल होता है जब हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत ही लार्ज है और वो होमोजीनियस नेचर का है। तो इसकी एडवांटेज यही है कि ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब इसे आप रियल लाइफ में बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है हमारा, कन्वीनियंट है और मैनेजेबल है। वहीं इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें चांसेस ऑफ सैम्पलिंग एरर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अब आपने जो 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करे वो न्यू कमर्स थे, उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी को इतना अच्छे से जाना नहीं है, उसके प्रोज एंड कॉन्स उन्हें नहीं पता, उनकी एक अपनी अलग ओपिनियन बन गई है। अब उस ओपिनियन के बेसिस पे जब आप सारे यूनिवर्सिटी को जज कर देंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपके गलत आने हैं। तो ऐसे में जो चांसेस है हमारे सैम्पलिंग एरर के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, लेस रिलायबल होते हैं ये रिजल्ट। ऑब्वियसली जब आप एक पार्ट को स्टडी करके पूरे पॉपुलेशन को जज कर रहे हो तो लेस रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपने सैंपल चूज किया वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है भी या नहीं है। इसलिए जो रिजल्ट है आप उस पर 100% श्योर
नहीं हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप कितना सैंपल साइज रखें, ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। अब एक यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट है, मैं 100 से पूछ लूं इज इट वर्थ, क्या सिर्फ 100 जने बाकी 1000 के बारे में मुझे बता सकते हैं, या 200 लूं या 300 लूं? तो सैंपल साइज को डिटरमाइन करना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इस डायग्राम की हेल्प से आपको यूनिवर्स, पॉपुलेशन और सैंपल में बहुत ही क्लियर मीनिंग समझ में आएगा। कई बुक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स इज मच वाइडर टर्म देन द पॉपुलेशन। मान लीजिए एक रिसर्चर द N2-15 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स पर वर्कआउट करना चाहता है, वो उनके बेसिक स्टडी हैबिट्स के ऊपर काम करना चाहता है। तो 10 to 15 का जो एज ग्रुप है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो क्या होगा, वो हो गया हमारा यूनिवर्स। बट मैं सिर्फ और सिर्फ एज एन रिसर्चर इंडियन स्टूडेंट्स पे काम करना चाहती हूँ, तो 10 to 15 के एज ग्रुप के स्टडी हैबिट्स मैं स्टडी करना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की। तो वो इंडियन स्टूडेंट्स मेरे क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। तो population means the area of study upon which a researcher want to draw conclusion or inferences of. तो population हमारा interested group है, whereas universe एक relatable group है, which is much wider than the population. Sample is a part of population. You can also say it is a subset of population. देखिए पूरे के पूरे इंडिया के 10 to 15 के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को स्टडी करना इज नॉट फिजिबल। तो एक रिसर्चर क्या करता है, कुछ बच्चों को कलेक्ट करता है, एक सैंपल निकालता है और उनसे उनकी स्टडी हैबिट्स को पूछता है और उसके बेसिस पे बाकी के सभी बच्चों के नेचर को जज कर देता है, जनरल इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर देता है। तो सैम्पलिंग इज जस्ट अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं कि सेंसस और सैंपलिंग में क्या फर्क है और कौन सा मेथड हमें कब इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सेंसस सर्वे इज अ स्टैटिकल मेथड दैट ऑल स्टडीज ऑल द यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। हमने कहा कि सेंसस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सारे के सारे मेंबर्स को स्टडी करते हैं, हर एक से उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सैंपलिंग, a statistical method that studies only a part of the population which is considered to be most representative. सैम्पलिंग मेथड में जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसा पार्ट पूरे पॉपुलेशन में से चूज करता है, एक ऐसा पार्ट सैंपल बनाता है जो उसे लगता है सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है, जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के परस्यू करता है। कैलकुलेशन, सेंसस में हम सब मेंबर्स को स्टडी करते हैं तो इट इज टोटल और कंप्लीट इन नेचर, वेराज सैम्पलिंग में हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ते हैं, इसलिए ये पार्शियल नेचर का होता है। टाइम, देखिए टाइम की जब बात करते हैं, जब आप सारे मेंबर्स पे काम कर रहे हैं, सब मेंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वहीं सैम्पलिंग में इज अ टाइम एफिशिएंट मेथड, इसमें हमारा टाइम कम लगता है। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप सेंसस की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको अपनी रिसर्च जल्दी करनी है, प्रैक्टिकल नेचर की है, तो आप अपना सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली सेंसस इज कॉस्टली मेथड, वेयर सैम्पलिंग इज कॉस्ट एफिशिएंट मेथड। जब हमें थोड़े ही मेंबर को पढ़ना है तो थोड़े ही हमें रिसोर्सेज चाहिए उनको स्टडी करने के लिए। एक्यूरेसी की जब बात करते हैं, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप अपने रिजल्ट पे, आप अपने डाटा पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कि कितना वो आपको सही रिजल्ट देंगे। जितना ज्यादा डाटा एक्यूरेट होगा उतने ज्यादा रिजल्ट्स आपके रिलायबल होंगे। तो इन सेंसस जब हम हर एक मेंबर की पर्सनली नेचर को स्टडी कर रहे हैं, उनसे उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो डाटा हमारा कैसा है, एक्यूरेट है, तो हमारे रिजल्ट कैसे निकलेंगे, रिलायबल निकलेंगे। वहीं पे सैम्पलिंग में जब हम एक पार्ट को स्टडी करके पूरे ग्रुप को जज कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को जज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ये बिल्कुल दावे से नहीं कह सकते कि हमारे जो डाटा है वो 100% सही है, उसमें चांसेस हैं एरर्स की, तो इसलिए उसके रिजल्ट्स भी कैसे होंगे, लेस रिलायबल होंगे। सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर इज द डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड द सैंपल स्टैटिक। कहने का मतलब क्या है कि
हमने सैंपल जो चूज किया है, अब उस सैंपल के जब हमने पैरामीटर्स निकाले यानी कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है उससे वो वेरी करेगा। तो सैंपलिंग एरर सेंसस में क्या होते हैं, कम होते हैं, या आप ये कह दिए एब्सेंट ही होते हैं, क्योंकि हम सारे मेंबर्स को जब पढ़ रहे तो कोई डेविएशन होने का मतलब ही नहीं है। वहीं पे सैंपलिंग मेथड में चांसेस ऑफ सैंपलिंग एरर आर वेरी लार्ज। रीजन, क्योंकि हम एक पार्ट के बेसिस पे पॉपुलेशन जज कर रहे हैं, अगर वो पार्ट ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव नेचर का नहीं है तो पॉपुलेशन हमारी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी। रेलिवेंस, सेंसस मेथड को यानी कि हम कब इस्तेमाल करें, रेलिवेंस इज जस्ट इक्वल टू सुटेबिलिटी। तो सेंसस मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज परस्यू करता है। वहीं पे सैंपलिंग मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा डाटा होमोजीनियस नेचर का है। जैसे आप कभी भी मेडिकल के लिए जाते हैं, अगर आपका ब्लड सैंपल की टेस्ट है तो डॉक्टर पूरा खून नहीं निकालता, सिर्फ एक सिरिंज में थोड़ा सा ब्लड आपका निकालता है, बिकॉज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रिप्रेजेंट द होल ब्लड इन योर बॉडी। तो सेंसस हम तब इस्तेमाल करेंगे जब डाटा हेट्रोजीनियस, और सैंपलिंग तब इस्तेमाल करेंगे जब डाटा होमोजीनियस नेचर का है। आगे चलते हैं हम अपनी सैंपलिंग टेक्निक्स की तरफ। सैंपलिंग टेक्निक्स हमारे वो मेथड्स कह लीजिए जिसके बेसिस पे हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं। तो इन टेक्निक्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारी वो टेक्निक्स होती हैं जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस होती हैं, और इसमें हर एक मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन के इक्वल चांस है सैंपल में आने के। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनमें से 20 को सिलेक्ट करना है, तो हर 100 स्टूडेंट के इक्वल चांसेस हैं कि वो 20 का पार्ट बन सकते हैं। देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ ईच एंड एवरीवन। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर की ओपिनियन, उसकी बाइसनेस या उसकी कन्वीनियंस इन्वॉल्व होती है। इसमें वो ऐसा डाटा, ऐसा सैंपल चूज करता है जो उसे लगता है पूरे पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें हर एक मेंबर के इक्वल चांस नहीं होते हैं सैंपल में आने के। इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिवाइड किया है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम जो टेक्निक्स पढ़ेंगे वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। वहीं जो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो डिस्कस करेंगे वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग भी इसे बोला जाता है, कोटा सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग। चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सैंपल ड्रॉ करना सबसे इजी है। इसमें जो भी मेंबर्स पॉपुलेशन के सैंपल का पार्ट बनते हैं वो रैंडम नेचर पे डिसाइड होते हैं, मींस उस पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। इसको अप्लाई करने के हमारे पास तरीके हैं टिपर्स टेबल या लॉटरी मेथड। इसमें हर एक मेंबर को हम एक नंबर असाइन कर देते हैं और उन नंबर को चिट पे लिखते हैं और फिर उन्हें शफल करके जो भी नंबर हमारा निकलता है हम उस मेंबर को सैंपल का पार्ट मान लेते हैं। बहुत ही इजी टू अप्लाई मेथड है, इकोनॉमिकल है और अनबाइज्ड है क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसमें सैंपलिंग एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब भी डाटा हम रैंडम बेसिस पे निकालते हैं तो वो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स परस्यू करता है या नहीं करता पॉपुलेशन की, वो कहना मुश्किल होता है। तो इस वजह से सैंपलिंग एरर के इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स परस्यू करते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस नेचर की है। तो ऐसे में हमें ऐसा सैंपल चाहिए होता है जो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि जो भी हमने सैंपल जज किया है उसमें वो सारी क्वालिटीज है जो पॉपुलेशन में है। तो हमारा जो डाटा है उसे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम अपनी हेट्रोजीनियस जो हमारी पॉपुलेशन है उसे सब ग्रुप्स में यानी कि स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं और वो स्ट्रेटास हम होमोजीनियस क्वालिटीज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए 5 बच्चों को टेनिस पसंद है, उनका एक ग्रुप बना दिया। 5 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, उनका एक ग्रुप बना दिया। 5 को बास्केटबॉल पसंद है, उनका एक ग्रुप बना दिया।
तो इस तरह से हम कई सारे स्ट्रेटा फॉर्म करते हैं जिन्हें हम सब ग्रुप्स भी बोल देते हैं। अब रैंडम बेसिस पे या सिस्टमैटिक बेसिस पे आप उन स्ट्रेटास में से सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से जो आपका सैंपल बनेगा वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, क्योंकि उसमें आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पे लिया है वो लिया है कि एक क्लास में 50 बच्चे थे, 20 लड़के थे और 30 लड़कियां थी। अगर मुझे 15 बच्चों का डाटा लेना है, सैंपल लेना है और उसमें मुझे जेंडर रेशियो को छेड़ना नहीं है, यानी कि 2:3 की जो जेंडर रेशियो है मुझे वही रखनी है, तो मैंने पहले तो अपने पॉपुलेशन यानी 50 को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का। अब 2:3 यानी 6 बॉयज और 9 गर्ल्स को मैं रेंडमली सिलेक्ट करूंगी और उन 15 का पार्ट मैं बना दूंगी। इसका एडवांटेज यही है कि इसमें हर एक क्वालिटी पॉपुलेशन की हमें सैंपल में भी नजर आती है, तो हमारा जो सैंपल होता है बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव बनता है। और प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि उससे स्ट्रेटास को हम फॉर्म करें। स्ट्रेटास फॉर्म करना एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, मोरओवर इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है। Our next method is cluster sampling. Cluster sampling काफी हद तक आपको stratified sampling के जैसा ही है। Stratified sampling में जिस तरह हम सब ग्रुप्स यानी स्ट्रेटास बनाते थे होमोजीनियस क्वालिटीज के बेसिस पे, उसी तरह हम क्लस्टर सैंपलिंग में भी स्ट्रेटास यानी कि सब ग्रुप्स क्रिएट करते हैं होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। बट जो दोनों मेथड में फर्क है वो ये है कि जहां हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में डिफरेंट स्ट्रेटास में से मेंबर्स रैंडमली सिलेक्ट करते थे, वही हम क्लस्टर सैंपलिंग में पूरे का पूरा सब ग्रुप यानी स्ट्रेटा रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग हमारा तब काम आता है जब हम बहुत ही लार्ज एरिया में काम कर रहे हैं जो हेट्रोजीनियस क्वालिटीज परस्यू करता है। मान लीजिए मैं पूरे इंडिया के लेवल पे काम कर रही हूँ, पूरे इंडिया के बेसिस में मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन परस्यू करनी है, तो मैंने डिफरेंट स्टेट्स के कई जोन्स बना दिए हैं और उन जोन्स में से मैं रैंडमली 3 या 4 जोन सिलेक्ट कर रही हूँ, तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि क्लस्टर फॉर्मेशन बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रिस्की इसलिए क्योंकि इसमें सैंपल एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और हमें ये नहीं पता होता कि जो हम क्लस्टर डिसाइड कर रहे हैं वो पूरा का पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। Our last method under probability sampling is systematic sampling. Systematic sampling आपका कुछ हद तक सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जैसा ही होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें नंबर्स अलॉट किए जाते हैं और जो हमारा फर्स्ट मेंबर होता है सैंपल का वो रैंडमली चूज किया जाता है और उसके बाद के जो मेंबर्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर इंटरवल पे चूज किया जाता है। तो ये अप्लाई करने के लिए काफी इजी है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने जो फर्स्ट स्टूडेंट सिलेक्ट किया वो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, दैट इज नंबर 6। उसके बाद मैंने डिसाइड किया हर 10th नंबर पे जो स्टूडेंट आ रहा है वो मेरे सैंपल का पार्ट होगा। तो 6th के बाद 16th, देन 26th, देन 36 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो इसका एडवांटेज यही है, ये इजी टू अप्लाई है, टाइम सेविंग है और अनबाइज्ड है। वहीं इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ फर्स्ट मेंबर जो है सैंपलिंग का वो ही रैंडम बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है, उसके बाद के जो मेंबर है वो सिस्टमैटिक तरीके से ड्रॉ किए जा रहे हैं, यानी कि फेयर मैनर में इतना हम सिलेक्शन प्रोसेस को परस्यू नहीं कर रहे हैं। This is a diagrammatic presentation of all the sample methods under probability sampling. सिंपल रैंडम में हर एक का इक्वल चांस है, आपने रैंडमली जिसका भी नाम आया उसको सिलेक्ट किया। सिस्टमैटिक में आपका फर्स्ट मेंबर जो है ग्रुप का वो रैंडमली सिलेक्ट है, उसके बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आप अलॉट कर रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड में आपने यूनिफॉर्म स्ट्रेटास बनाए और उनमें से मेंबर्स को चूज किया है और क्लस्टर सैंपलिंग में आपने यूनिफॉर्म स्ट्रेटास बनाए और पूरे के पूरे क्लस्टर्स को यानी कि पूरे के पूरे स्ट्रेटा को आपने चूज किया है। आगे अब हम चलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ। तो सबसे पहला जो मेथड है इसमें वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग।
कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसे ग्रैब सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर अपने नियर बाय मेंबर्स को भी सैंपल में इंक्लूड करता है, यानी कि under this method only those individuals are included in the sample who happens to be the most accessible to the researcher। ये जो टेक्निक है इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, ये बहुत ही इजी और इनएक्सपेंसिव तरीका है डाटा को कलेक्ट करने का। बट इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि जो डाटा, जो मेंबर आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन के। बस आपने उसे इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपके वो इजी अप्रोच में थे, तो इसलिए हम जनरलाइज रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जनरलाइज का मतलब होता है जब हम सैंपल के बेसिस में पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को जज करते हैं तो उन्हें बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो ऐसी अप्रोच में हम जनरलाइज रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। Our next technique is purposive sampling, जिसे हम deliberate sampling, judgmental sampling और expert sampling भी बोलते हैं। इस टेक्निक में जो रिसर्चर है वो अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली सैंपल डिसाइड करता है। ओपिनियन से इसका मतलब क्या है, जो उसकी नजर में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का और जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की वो अपने सैंपल में चाहता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो डाटा परस्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक क्लास का मॉनिटर डिसाइड करना है तो मेरे को जो क्वालिटीज चाहिए वो है डिसिप्लिन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। तो अगर मेरी नजर में ऐसे 5 बच्चे हैं तो मैंने उन 5 को अपने सैंपल में इंक्लूड कर लिया और मॉनिटर के लिए किसी एक को रैंडमली हम फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड का सबसे बड़ा यूज यही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत काम आता है और जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने सैंपल में चाहते हैं उन्हें हम इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें इन्वॉल्व होता है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो इंक्लूड होती है, इजी टू अप्लाई है और टाइम सेविंग है ये बहुत ज्यादा। वहीं सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है इस मेथड की, अगर हमारी नॉलेज या हमारी ओपिनियन किसी के बारे में गलत निकलती है, यानी कि वो सैंपल वो कैरेक्टरिस्टिक्स परस्यू नहीं करता जिसके लिए स्पेशली उसको चूज किया है हमने, तो हमारे पूरा का पूरा रिसर्च का जो एम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Our next method is quota sampling। quota sampling हमारा stratified sampling का ही नॉन प्रोबेबिलिस्टिक वर्जन है। जिस तरह हम stratified sampling में स्ट्रेटास बनाते थे, उसी तरह कोटा सैम्पलिंग में भी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। चाहे वो सब ग्रुप्स आप एज के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन या और भी किसी भी पैरामीटर के बेसिस पे आप वो सब ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम हर एक सब ग्रुप का प्रपोर्शन देखते हैं टोटल पॉपुलेशन में। मान लीजिए आपका 10 to 15 का एज ग्रुप 20% है, पॉपुलेशन का पार्ट है, तो जब आप सैंपल डिसाइड करेंगे तो उस सैंपल में भी 20% जो आइटम्स है वो 10 to 15 एज ग्रुप में से सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पे डाटा सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हम प्रपोर्शन बेसिस पे करते हैं। जो सा ग्रुप जितनी बड़ी प्रपोर्शन रखता है उस ग्रुप के मेंबर भी उतने ही हमारे टोटल सैंपल में इंक्लूड होंगे। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि प्रोपोर्शनल सिलेक्शन ये करता है जिसके बेसिस पे इक्वालिटी आ जाती है, यानी कि जो ग्रुप जितना बड़ा है उसमें से सैंपल भी उतने ही ज्यादा लिए जाते हैं। दूसरा, ये इनएक्सपेंसिव मेथड है। इसका डिसएडवांटेज यही है, नॉन रैंडम बेसिस पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो बायसनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। Snowball sampling is a sampling where research participants recruit other participants for a test of study। यानी एक रिसर्चर ने मान लीजिए 2 को सिलेक्ट किया, वो 2 आगे फर्दर 2 को कर रहे हैं। जैसे जय हो मूवी में था ना, आप 1 की मदद कीजिए, वो 1 आगे 3 की करेगा और वो 3 आगे फर्दर 3 की करेंगे। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग यही है। इसमें जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है वो अदर पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट के लिए या रिसर्च के लिए चूज करते हैं। ये मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जो पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी सैम्पलिंग की या पॉपुलेशन की, वो हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, जो एज अ रिसर्च हमें नहीं उनकी नॉलेज है,
तो हम ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जो उनकी नॉलेज रखते हैं और फर्दरली और मेंबर्स को और पार्टिसिपेंट्स को हमारी रिसर्च से जोड़ते हैं। तो इसका एडवांटेज यही है कि जब हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होती है या हमारे लिए पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, तब हम स्नोबॉल सैंपलिंग की मदद लेते हैं। वहीं इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सैंपलिंग एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे जनरल रिजल्ट फॉर्म नहीं कर सकते। अब एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, जैसा आप देख रहे हैं वास्ट पॉपुलेशन है हमारी, रिसर्चर क्या कर रहा है, सिर्फ उसके नियर बाय के ही लोगों को सैंपल में इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट कोटा सैंपलिंग, इसमें हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एज के डिवाइड कर दिया, एज के बेसिस पे, और फिर उसका प्रोपोर्शन बेसिस पे हम सैंपलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पर्पसिव सैंपलिंग, इसमें जो लोग हमें लगता है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है हमारे डाटा के लिए, उन्हें ही हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन इन्वॉल्व होती है। लास्ट इज स्नोबॉल सैंपलिंग, एक पर्सन ने 2 को सिलेक्ट किया और वो 2 फर्दर आगे 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ माई स्टडी, जहां से मैंने इस पूरे मटेरियल को कलेक्ट किया और कंपाइल करके आपको ये प्रेजेंटेशन दी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अब आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।